हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट थर्ड। इसके दो पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है और उस पार्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस किया कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन इम्पैक्ट डाला यूरोप के यूनिफिकेशन में। इसके बाद हम लोगों ने जर्मनी का यूनिफिकेशन भी देखा और इटली का यूनिफिकेशन। इन सारे पॉइंट्स के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट आपको बचता है या अगर आप चैप्टर पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो उससे पहले आपके लिए नेसेसरी है कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 3 में कुछ ऐसी बातें होंगी जो पार्ट 1 और 2 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, तो उसके लिए आपको जरूरत है कि आप पार्ट 1 और 2 जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। हम लोग वही धमाकेदार तरीका रहेगा और डिस्कस करेंगे, हर एक पहलू पे चर्चाएं चलेंगी। यहाँ पर एक अलग केस रहेगा, जैसे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्यों दे रहा है और स्ट्रेंज केस का मतलब क्या होता है, तो बात समझ लेते हैं हम लोग। जिससे अभी तक हम लोग दो कंट्री, एक जर्मनी की बात करते हैं और दूसरा इटली के यूनिफिकेशन देखे थे। जर्मनी के यूनिफिकेशन में सारी चीजें लिखवा जा चुका है कि प्रशिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इटली के यूनिफिकेशन में सार्डिनिया पिडमोंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर ये ब्रिटेन की यूनिफिकेशन किस कंट्री ने किया और ब्रिटेन का यूनिफिकेशन किया तो उसमें कौन कौन सी टर्म रिक्वायर्ड थी जिस बेस पे ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ। यहाँ पर क्या बोल रहा है पॉइंट, कि जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन था वो इटली और जर्मनी की तरह नहीं था जो काफी कम दिनों में हो जाए। जैसे हम अगर जर्मनी की यूनिफिकेशन देखते हैं तो अप्रॉक्स 7 ईयर में जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया था। अगर हम यहीं पर इटली का यूनिफिकेशन देखते हैं तो इटली का यूनिफिकेशन अप्रॉक्स 11 ईयर में कंप्लीट हो गया था, 1859 टू 1870। जर्मनी का 1866 से 1871। लेकिन यहां पर ब्रिटेन का यूनिफिकेशन जो है यूं ही कंप्लीट नहीं हो जाएगा, एक लंबा टाइम ड्यूरेशन लेगा और अप्रॉक्स 100 ईयर्स तक ब्रिटेन के यूनिफिकेशन में लगता है। जैसे हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि प्रशिया जो है आगे आकर के लीडिंग रोल प्ले किया, तब जाकर जर्मनी यूनिफाइड हुआ। इटली के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सार्डिनिया पिडमोंट आगे आकर के जब लीडिंग रोल प्ले करेगा तब जाकर के इटली एक यूनिफाइड नेशन बनेगा, एक नेशन स्टेट बनेगा। सेम उसी तरह से ब्रिटेन के यूनिफिकेशन में इंग्लैंड ही वो मोस्ट पावरफुल आपका किंगडम रहेगा जो सारे स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करेगा और ऑर्गेनाइज करके एक ग्रेट ब्रिटेन बनाएगा। उसके लिए वो बहुत सारे हार्सफुल ट्रीटी भी साइन करेगा, कहीं कहीं फोर्सफुली वो कंट्रीज को अपने साथ मिलाएगा। ये सारे केसेस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का कंप्लीट करते हैं। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। स्ट्रेंज केस क्यों था, क्योंकि लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था, काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। और ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो ये कब से कब तक था, ये 1707 जब एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ तब से लेकर के 1801 जब फोर्सफुली आयरलैंड को मिला लिया गया, तब तक के बीच के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन का टाइम पीरियड। और अप्रॉक्स से 100 ईयर हो जाता है। इस समय एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया गया और स्कॉटलैंड की आइडेंटिटी खत्म कर दी गई, उसको ब्रिटेन में मिला ली गई और इस टाइम पीरियड तक आयरलैंड को फोर्सफुली अपने साथ मिला लेते हैं ब्रिटेन वाले। तो क्या हम ब्रिटेन के केस में एक चीज लिख सकते हैं कि ब्रिटेन यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वाज लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। यूनिफिकेशन जो ब्रिटेन का था एक लंबा टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस था, अप्रॉक्स 100 ईयर। द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहेवल। ऐसा नहीं कि अचानक कोई घटना हुई है और उसके बाद सारी चीजें चेंज हो जा रही, जैसे सुनामी आया, सुनामी से टोटल कोस्टल रीजन डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसी कोई चीजें नहीं थी। ये काफी स्लो प्रोसेस था और इसको चेंज होने में, इसको यूनिफाइड होने में अप्रॉक्स 100 ईयर लग गए। और लाइन आप जरूर लिखिएगा, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। एक किसका रिजल्ट था, एक लंबा ड्रॉन आउट प्रोसेस का था, एक कंटिन्यूअस मूवमेंट का पैटर्न था, उसका आउटकम्स था, उसका रिजल्ट था ब्रिटेन का यूनिफिकेशन। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। जाहिर सी बात है कि अगर हम नेशन स्टेट बने ही नहीं है तो कोई कॉमन टेरिटरी नहीं होगी। कॉमन टेरिटरी नहीं है, मेरे पास यूनिफाइड रीजन नहीं, तो हम नेशन स्टेट नहीं बनेंगे। नेशन स्टेट नहीं बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि नेशन स्टेट बनने के बाद जो नाम हमारे पास था वो तो पहले रहेगा ही नहीं। ब्रिटेन वाली आइडेंटिटी ही नहीं थी। इंग्लैंड अपना अलग आइडेंटिटी लेकर घूमता था, आयरलैंड के पास अपनी आइडेंटिटी थी आयरलैंड की, स्कॉटलैंड वाले स्कॉटिश अपने आप को समझते थे और वेल्स वाले की नेग्लिजिबल आइडेंटिटी थी, वो इंग्लैंड के साथ ही रहता था। There was no British prior in the 18th century. The primary identities of the people who inhabited the British Isle. याद रख लो, जो प्राइमरी आइडेंटिटी की बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटिश आइजल का मतलब आइलैंड में जो मेन कंट्री होता है
वो कौन था? इंग्लिश था, वेल्स था, स्कॉट था और आयरिश था। जैसे अगर मान लो यूरोप का यूरोप का आपका कॉन्टिनेंट हो गया, तो यहाँ पर ब्रिटेन थोड़ा सा दूर है, और ब्रिटेन इज अ आइलैंड। ब्रिटेन क्या था? एक आइलैंड है जो अटलांटिक ओशियन में चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ब्रिटेन इज अ आइलैंड नेशन, और इसमें 4 कंट्री थे, और वो 4 कंट्री कौन थे? आपको अच्छा से ये 4 कंट्री आता है। वो 4 कंट्री थे हमारे इंग्लैंड, जो इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। इंग्लैंड के रहने वाले को इंग्लिश बोलेंगे, वेल्स के रहने वाले को वेल्स, स्कॉटलैंड वाले को, और आयरिश आयरलैंड वाले को। कौन लीडिंग रोल प्ले किया यूनिफिकेशन ऑफ इंग्लैंड में, ब्रिटेन में? तो इंग्लैंड लीडिंग रोल प्ले करेगा। जिस तरह से प्रशिया को डोमिनेंस मिल जाएगी, उसी तरह से इंग्लैंड को भी डोमिनेंस मिल जाएगी यूनिफिकेशन के बाद। ऑल ऑफ दिस इथेनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। इथेनिक ग्रुप्स का मतलब, जैसे हम देखते हैं कि इथेनिक ग्रुप्स मतलब अलग अलग कास्ट, क्रीड, इन सब रीजन से बिलोंग करने वाले लोग को इथेनिक ग्रुप्स बोलते हैं। तो इनकी अपनी कल्चर थी, इनकी अपनी पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थी। लेकिन जब ये नेशन स्टेट बन जाएंगे, जब ये इंग्लैंड के फोर्सफुल एक्ट के बाद जब ब्रिटेन से अटैच हो जाएंगे, तब इनके पास अपनी कोई नेशनल आइडेंटिटी या अपनी कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस ये फ्रीली नहीं कर सकते थे। हर चीज़ पे पाबंदी लगा दी गई इंग्लैंड की तरफ से, और इंग्लैंड की सारी चीज़ें ही इंट्रोड्यूस कर दी गई। यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि ब्रिटिश आइलैंड जो है, वो आपके अगर पूरे ब्रिटेन को हम इंक्लूड करते हैं तो उसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के पावर को, मोनार्की के जो पावर था उसको पार्लियामेंट सीज कर लेगा उस 1688 में। एक आप आंसर याद रखिएगा, द इंग्लिश पार्लियामेंट which had seized power from the monarchy in 1688। मोनार्की की पावर को 1688 में सीज कर लिया जाता है। एट द एंड ऑफ द protracted conflict was instrument through which a nation state with England at its center। और इस पूरे प्रोसेस में पावर सीज हो जाने से कौन सा कंट्री सेंटर में आया? वो कंट्री था इंग्लैंड। came to be formed the Act of Union 1707 between England and Scotland। Act of Union साइन हुआ, वो कब साइन हुआ? 1707 में। किसके बीच में साइन हुआ? तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में साइन हुआ। इसका एक बड़ा मेजर ड्रॉबैक आएगा कि स्कॉटलैंड की अपनी आइडेंटिटी नहीं बचेगी। स्कॉटलैंड अब उसके पास जो पहले जिस आइडेंटिटी को प्रीफर करता था, जिस कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को करता था, जिस कल्चर को मानता था, ये सारी चीजें उसके लिए बैन हो जाएगी। यहाँ तक कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्कॉटिश पर्सन को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाएगी। अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश पर्सन को ही वहां पर प्रीफर किया जा रहा था। मैक्सिमम मेंबर जो थे वो इंग्लिश पर्सन ही थे। दैट रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मीन इन इफेक्ट द इंग्लैंड वाज एबल टू इंपोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा कि इंग्लैंड जो था वो क्या कर दिया? इंपोज कर दिया अपनी लॉ को किसके ऊपर? स्कॉटलैंड के ऊपर। और स्कॉटलैंड की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बची। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर्स। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में कौन थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर थे, अंग्रेज ज्यादा थे। स्कॉटलैंड की आइडेंटिटी नहीं बची, स्कॉटिश पर्सन नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है, द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन द स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वेर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। और अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करते हैं या इंग्लैंड की बात करते हैं जिसकी डोमिनेंस थी ब्रिटेन में, और इसके डोमिनेंस के बाद जो स्कॉटलैंड के अपने कल्चर थे, अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, वो सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। उसको धीरे धीरे सप्रेस किया गया, धीरे धीरे बंद कर दिया गया, धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी खत्म कर दी गई। द स्कॉटिश हाईलैंड्स वेर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। अब एक 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि स्कॉटलैंड के जो लोग थे वो किस लैंग्वेज को बोलते थे? गैलिक लैंग्वेज को बोलते थे। और वियर देयर ट्रेडिशनल ड्रेस एंड लार्ज नंबर्स आर फोर्सफुली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। वो ट्रेडिशनल अपना ड्रेस भी पहनते थे और उनको उनके अपने होमलैंड से बाहर निकाल दिया गया। कैथोलिक जो भी डोमिनेंस थे उस पर प्रोटेस्टेंट्स वालों ने अत्याचार किया। और एक बात माइंड में यहाँ पर लॉक करना पड़ेगा कि इंग्लैंड जो था वो प्रोटेस्टेंट्स आइडियोलॉजी को प्रीफर करता था। Ireland suffered a similar fate. It was country deeply divided between the Catholic and Protestants। याद देख लीजिए, जैसे मान लीजिए बड़ा एरिया है आयरलैंड, ये आयरलैंड को इतना बड़ा एरिया आयरलैंड अगर हम लोग कर देते तो कैथोलिक की संख्या ज्यादा थी और प्रोटेस्टेंट्स जो थे उनकी संख्या कम थी। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता था। और इस
आयरलैंड में दो कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट में इंग्लैंड जो था वो किसको हेल्प कर दिया? इंग्लैंड जो है प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प कर दिया। संख्या प्रोटेस्टेंट्स की कम थी, लेकिन इंग्लैंड के हेल्प के बाद प्रोटेस्टेंट्स की डोमिनेंस इंग्लैंड में आयरलैंड में बढ़ गई और इंग्लैंड फोर्सफुली आयरलैंड को अपने साथ 1801 में मिला लेगा और इस तरह से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कंप्लीट होगा। The English helped the protections of Ireland to establish their dominance over a largely Catholic country. Catholic revolts against British dominance were suppressed. कैथोलिक लोग रिवॉल्ट भी के ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट, लेकिन उसको आसानी से सप्रेस कर दिया गया। एक पर्सन थे जिनका नाम था वुल्फटन, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। एंड यूनाइटेड आयरिशमैन 1798, ये रिवॉल्ट को लीड किए, लेकिन 1798 में इनको पकड़ लिया जाता है, पकड़ करके एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। आयरलैंड वाज forcibly incorporated with the United Kingdom in 1801। अब एक क्वेश्चन है 1 मार्क कि आयरलैंड को कब मिला लिया गया ब्रिटेन के साथ? आयरलैंड को 1801 में फोर्सफुली ब्रिटेन के साथ मिला लिया गया और कंप्लीट ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर्म हो जाते, ब्रिटेन को एक नेशन स्टेट फॉर्मेशन वाली दर्जा मिल जाती आफ्टर आयरलैंड पे डोमिनेंस के बाद। इसके पहले उसने स्कॉटलैंड को निपटा दिया और उससे पहले इंग्लैंड और वेल्स साथ में थे। इस तरह से चारों कंट्री में एक साथ यूनिफाइड होते हैं। जैसे जर्मनी में डोमिनेंस किसको मिला आफ्टर यूनिफिकेशन? जर्मनी तो बनता है, लेकिन प्रशियन को डोमिनेंस मिला। अब सेकंड पॉइंट यहां पर जाएंगे कि इटली की यूनिफिकेशन में डोमिनेंस किसको मिला? सार्डिनिया पिडमोंट को डोमिनेंस मिला। सेम उसी तरह से ब्रिटेन की यूनिफिकेशन में इंग्लैंड को डोमिनेंस मिला। अब अगर मान लीजिए कि कोई नेशन स्टेट बनता है तो वहां पर मेजर चेंजेस क्या होती है? अब ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंस इंग्लिश कल्चर। इंग्लिश कल्चर की डोमिनेंस होती है। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, द नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रोमोटेड। गॉड सेव आवर नोबल किंग, ब्रिटिश फ्लैग और द इंग्लिश लैंग्वेज को एक्टिवली प्रमोट कर दिया गया वहां पर। फिर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज अ सबऑर्डिनेट पार्टनर इन दिस यूनियन। जो भी पुराने नेशंस थे उस सबऑर्डिनेट पार्टनर बन करके रहे। डोमिनेंस अंग्रेज किसको मिला? इंग्लिश लोगों को मिला। और तीन जो चेंजेस हुए, क्या हुआ था कि इंग्लिश फ्लैग जो था उसको ब्रिटिश फ्लैग डिक्लेयर कर दिया गया, जिसका नाम यूनियन जैक था। 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ पर है। नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, जो इंग्लैंड का नेशनल एंथम था उसको ब्रिटेन का नेशनल एंथम बना दिया गया। और थर्ड पॉइंट, इंग्लिश लैंग्वेज को ब्रिटेन का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। इस तरह से अंग्रेजों की डोमिनेंस हो गई उस रीजन में। एक कॉन्सेप्ट यहां पर आप देख लो। अगर मान लो कि कहीं भी किसी भी कंट्री में रिवॉल्ट होता है तो एक कॉन्सेप्ट हमारा ये रहता है कि कोई एक ऐसा सिंबल मान लिया जाए जिस बेस पे वहां के रिवॉल्यूशनरीज या फ्रीडम फाइटर उनको यूनिफाइड किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए, जैसे इंडिया में रिवॉल्यूशन हो रहा था तो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो इंडिया में जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको यूनाइट करने के लिए क्या सिंबल माना गया था? माना गया था भारत माता, जबकि भारत माता कोई रियल गॉडेस है नहीं, उनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया ताकि लोग अटैच हो सके उस चीज से। सेम उसी तरह से फ्रांस में एक कॉमन नेम हुआ करता था मरियाना, और उसी मरियाना को वहां का एक एलोगरी मान लिया गया। एलोगरी मतलब एक सिंबल जिस बेस पे लोगों को यूनिफाइड किया जाए। जर्मनी में जर्मेनिया को सिंबल मान लिया जाएगा एक एलोगरी के रूप में, जिस बेस पे लोगों को यूनिफाइड किया जा सके। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि और इसमें क्या क्या देखना है। आर्टिसंस इन 18 एंड 19th सेंचुरी फाउंड अ वे आउट ऑफ द पर्सनिफाइंग अ नेशन। अगर आपको नेशन को रिप्रेजेंट करना है तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रखना पड़ेगा, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ही एलोगरी बोलते हैं। नेशंस वर द पोर्ट्रेट्स एज अ फीमेल फिगर, और एलोगरी क्या होती थी? जनरली फीमेल फिगर, भारत माता, भारत पिता तो नहीं होते हैं, या जर्मेनिया मरियाना, तो फीमेल फिगर ही एलोगरी के रूप में चूज किया जाता था। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन डिड नो स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। क्या ये जो फिगर लिया जाता था या जो भी आपको एग्जांपल लिया जाता था, क्या ये वुमेन जो थी वो रियल लाइफ में भी लाइज करती थी? तो महिलाएं रियल लाइफ में लाइज नहीं करती थी। इमेजिनरी थिंकिंग होता था किसका? जो भी उस समय के आपके पोएट होते थे, आर्टिस्ट होते थे या फ्रीडम फाइटर थे, इनकी इमेजिनरी थिंकिंग थी। इट्स सर्व टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन कंसर्न फ्रॉम दैट इज द फीमेल फिगर बिकम एन एलोगरी ऑफ द नेशन। तो किस तरह की फिगर एलोगरी बनती थी? तो फीमेल फिगर एलोगरी बनती थी नेशन के लिए, एक राष्ट्र के लिए, और इसी बेस पे नेशन स्टेट भी बने और बहुत सारे कंट्री जो है कॉलोनियल कंट्री से एक फ्री नेशन बने।
The French Revolution artists used the female allegory for property ideas such as the liberty, पोट्री आइडिया सच एज द लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। तो ये फीमेल फिगर के थ्रू किन चीज को रिप्रेजेंट करते थे? लिबर्टी को, जस्टिस को और रिपब्लिक को। दिस आइडियल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल्स। इस आइडियाज को स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था। एज यू वुड रिमेंबर, द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप और द ब्रोकन चेन। ये जो एट्रीब्यूट्स था लिबर्टी का, वो रेड कैप था और ब्रोकन चेन था। रेड कैप का मतलब वो हम रिवॉल्ट को शो कर रहे हैं, हम अपोज करेंगे, और द ब्रोकन चेन मतलब हम मुझे फ्रीडम चाहिए, हम उस जंजीर, उस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ रहे हैं। While justice is generally blindfolded woman carrying a pair of weighing scale। जस्टिस यानी न्याय की जो मूर्ति होती थी, जैसा हम लोग कोर्ट में देखते हैं, क्या देखते हैं कि वो ब्लाइंड फोल्डेड होती थी, आंख पे पट्टी बंधा रहता था और एक हाथ में वेगिंग स्केल होता था जिसमें कानून की कसौटी को तौलती है। इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि वो इक्वली क्या करेंगी, जस्टिस की जो देवी है इक्वली सबके साथ ट्रीट करेंगे, किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। मरियाना पॉपुलर क्रिश्चियंस नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ द पीपल्स नेशन। ये मरियाना जो था कहाँ की एलोगरी थी? ये फ्रांस की एलोगरी थी। याद रखिएगा, एक फेमस सा क्रिश्चियन नेम होता था। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। और एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ होते थे वो दोज ऑफ लिबर्टी और रिपब्लिक के थ्रू ड्रॉ होते थे। द रेड कैप, द ट्राइकल एंड कोकेट स्टेट्स द मरियाना वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर टू रिमाइंड द पब्लिक द नेशनल सिंबल्स ऑफ द यूनिटी। जैसे मरियाना फिगर को ड्रॉ कर दिया जाता था या स्टेब्लिश कर दिया जाता था कहीं पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे चौराहा हो गया या उस शहर का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होती थी, वहां पर इसको सेट कर दिया जाता था। लोग मरियाना को देख करके एसोसिएट हो सके उस चीज से और नेशन स्टेट वाली फीलिंग डेवलप हो जाए लोगों के बीच में। The national symbol of unity and to persuade them to identify with its Mariana image were marked on coins and stamps। मरियाना के इमेज को क्वाइंस और स्टैम्प्स पे ड्रॉ कर दिया गया और लोग उस चीज से ज्यादा एसोसिएट हुए। एलोगरी ऑफ जर्मनी, जैसे अभी हम लोग मरियाना जिसकी जिक्र की वो कहाँ की एलोगरी थी? फ्रांस की एलोगरी थी। सेम उसी तरह से जर्मनी की एलोगरी क्या थी? जर्मनी की एलोगरी जर्मेनिया थी। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। वन मार्क क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आप बताइए कि जो जर्मन ओक लीव्स है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है? वो हीरोइज्म को सिंबलाइज करता है। और एलोगरी का डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फॉर इंस्टेंस ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी इज एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन और थिंग्स। अगर हम इस चीज को किसी पर्सन या थिंग्स के थ्रू शो करेंगे, एंड बोला कि एलोगरिकल स्टोरी हैज टू मीनिंग, वन लिटरल एंड वन सिंबॉलिक। या तो लिटरल मीनिंग के थ्रू या सिंबॉलिक मीनिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम उस चीज को सिंबलाइज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ से जो वन मार्क क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। ब्रोकन चेन किस चीज को शो करता है? ब्रोकन चेन जो है बीइंग फ्री। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, ए सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर को शो करता है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स ए हीरोइज्म को, क्राउन ऑफ ओक लीव्स जो है हीरोइज्म को शो करता है। स्वॉर्ड जो है वो रेडीनेस टू फाइट, लड़ने के लिए वो फ्रीडम प्रोवाइड करता है। ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड ए विलिंगनेस टू मेक पीस, शांति कायम रखने की बात करता है। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848, ये उनका फ्लैग था। और रेज ऑफ द राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। तो जो भी बच्चे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वहां पर आप लर्न एंड राइट का टैग लगा दीजिएगा। एक बार आप इसको लर्न कर लीजिएगा, फिर से लिख लीजिएगा, क्योंकि वन मार्क क्वेश्चन जो है यहाँ से कंटिन्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी देकर के करोगे। अब थोड़ा सा नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। देखिए, नेशनलिज्म मतलब तो राष्ट्र बनने की प्रोसेस। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? इंपीरियलिज्म मतलब जैसे ब्रिटेन हमारे ऊपर रूल करता था तो वो एक इंपीरियल नेशन हुआ। रूल करने वाले नेशन को इंपीरियल नेशन बोलते हैं, और जिसके ऊपर रूल किया जाता है उसको हम लोग कॉलोनियल नेशन बोलेंगे। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 and was the area called Balkan region।
अगर सबसे ज्यादा इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट यूरोप में डेवलप हुआ वो 1871 में हुआ, और उस रीजन को बाल्कन रीजन कहते हैं। द बाल्कन वाज a रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशंस कंप्राइजिंग मॉडर्न। इस बाल्कन रीजन में 10 कंट्री लाइज करते हैं, और इन 10 कंट्री की अपनी आइडेंटिटी है, अपना लैंग्वेज है, अपना ट्रेडिशन है, अपना कल्चर है। तो इतनी ज्यादा डाइवर्स रीजन पे अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो आप समझ सकते हो कि वो कितना कैपेबल है। 10 कंट्री का जिक्र किया जाता है। आंसर लिखते टाइम 3 से 4 कंट्री लिखोगे और उसके बाद एक्सेट्रा ऐड करोगे। ठीक है, ये नहीं कि अब कसम खा लोगे कि अगर बाल्कन रीजन आएगा तो हम 10 का 10 लिखेंगे, तो उस पर ज्यादा नहीं फोकस करना है। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मेसिडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, सोल्विया एंड सर्बिया एंड मोन्टेग्रो, whose inhabitants were broadly known as the Slavs। और इस हैबिटेट्स में, इस रीजन में रहने वाले लोग को स्लैब्स बोलते हैं। तो 10 कंट्री में से 4 आपको याद होना चाहिए कि बाल्कन रीजन में कौन कौन से कंट्री लाइज करते थे, बाल्कन रीजन कहते किसको हैं, और बाल्कन रीजन में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं। ये सारा चीज आप क्लियर करके रखोगे। ठीक है, लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। 1 मार्क क्वेश्चन फिर से अराइज हो गया कि बाल्कन पे कंट्रोल कौन करता था। बाल्कन पे ऑटोमन एम्पायर वाले कंट्रोल करते थे। द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बाल्कन टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। देखिए, ऑटोमन एम्पायर वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पावरफुल एम्पायर था उस समय का। सेकेंड पॉइंट क्या है कि यहां पर ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में लोग फाइट करना स्टार्ट कर देंगे, अपने आप को फ्री कराएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ग्रीस फ्रीडम स्ट्रगल को देखें, जहां पर वो लोग अपने आप को फ्री कर रहे हैं। उसके बाद जो लॉर्ड बैरन पोइट थे वो वहां पर लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इस तरह की आइडियाज जब डेवलप होने लगी तो ऑटोमन एम्पायर कमजोर पड़ा। बहुत सारी जगहों पर ऑटोमन एम्पायर को राइट्स देना पड़ता है, बाद में उस कंट्री को छोड़ के भागना पड़ता है। ऑल Though the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through a modernization and internal reforms, but with very little success। इस टाइम पीरियड में क्योंकि जो भी ऑटोमन एम्पायर था इसने कुछ कुछ आपका रिफॉर्म किया, कुछ चीजें चेंज की ताकि इस रिवॉल्ट के पेस को कम किया जा सके, लेकिन बहुत ज्यादा इसको गेन इस फील्ड में नहीं हो पाता। As the different Slavic nations struggled to define their identity and independence, the Balkans area became an area of intense conflict। बाल्कन रीजन ये जैसे यूरोप हो गया, तो यूरोप के यहाँ इस वाले पार्ट में, साउदर्न पार्ट में लाइज करता है। ये मोस्ट फर्टाइल लैंड है, यहाँ पर मेडिटेरियन सी के पोर्ट है। तो ये कुछ रीजन के कारण ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बाल्कन रीजन। The Balkan states were fiercely jealous to each other and each hoped to gain more territory at the expense of others। एक बाल्कन में जो भी कंट्रीज थे वो एक दूसरे से जलते रहते थे, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करने के जुगाड़ में रहते थे, और इस जेलसी के कारण था एक दूसरे पे अटैक करते थे, और इसी सेंस में वो कमजोर हो गए एक दूसरे पे अटैक करके। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल मिलिट्री। अगर यूरोपियन पावर की बात करते हैं तो कहीं भी न्यू लैंड की खोज किए, वहां पर जाते थे, वहां पर अपनी कॉलोनी सेटअप करते थे, नेवल बेसिस क्रिएट करते थे, पोर्ट बनाते थे, और फिर मिलिट्री पावर को शो करते थे। तो ये कुछ रीजंस था, ये कुछ मेथड्स थे यूरोपियन कंट्री जिनके पास कॉलोनियल कंट्री थे, उनके कैसे रूल करेंगे ऐसे प्रिमिटिव आइडियोलॉजी वाले कंट्री के लोगों को। अब बोल रहा है कि जो बाल्कन रीजन की राइवलरी थी उसमें कौन कौन था। रशिया, इसमें रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो-हंगरी was keen on countering the hold of their powers over the Balkans and extending its own control over the area। This led to the siege of war in the regard and finally the first world। और इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया कि ये 4 कंट्री रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी ये पार्टिसिपेट किए थे बाल्कन रीजन में। जो बाल्कन रीजन के डिफरेंट कंट्रीज उस पर कंट्रोल को लेकर के was new on counting the hold of other powers over the Balkans and extending its own control over the area। बाहर के लोग जो रूल कर रहे थे, जैसे बाल्कन वाले इस्लामिक नेशंस थे, टर्की वाले रीजन से गए तो उनको वहां से हटाना है,
और उसके बाद ये लोग आपस में सोचे रूल करने का। दिस लेड टू सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन ऑफ फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट जो था कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और यही कारण था कि यूरोपियन कंट्री में पहले वर्ल्ड वॉर हुआ और उसके बाद फिर अलग अलग नेशन हो गया जिसके पास कॉलोनियल कंट्रीज थे। अब यहाँ पर क्या है पॉइंट हमारा, नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म दोनों अलाइंड हो गए, लेड यूरोपियन डिजास्टर इन 1914। और 1914 में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बट meanwhile many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century। 19th century तक बहुत सारे कंट्रीज पे इंग्लैंड का यूरोपियन पावर का कंट्रोल रहता है। डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल ऑफ फॉर्म इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और इस कॉन्फ्लिक्ट जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और इसमें ब्रिटेन भले ही आपका युद्ध जीत गया हो, लेकिन ब्रिटेन बहुत सारी जगहों पे युद्ध हारा भी था। और इस बात को लेकर के लोगों के अंदर एक चीज पैट हो गया कि अगर हम लोग ऑर्गेनाइज वे में रिवोल्ट को अपोज करेंगे तो आसानी से हम लोग इसको डिफीट भी कर सकते हैं। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट वाज डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट इन द सेंस ऑफ आइडेंटिटी। बोल रहा है कि इस द सेंस ऑफ आइडेंटिटी द एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स एंड डेवलप एवरीवेयर अ नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स। ये सारे जो स्ट्रगल हो रहा था अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए हो रहा था। कंट्री, बहुत सारे कंट्री इस दौरान वो इंडिपेंडेंट हुए भी। इस तरह से हम लोग पार्ट 3 कवर करते हैं, चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। अब इसके बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक के अलावा पूरे एसएसटी से अगर आपको कुछ कोई भी डाउट रहे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे हम लोग 24/7 अवेलेबल रहते हैं। वहां आपकी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि ऐप में थोड़ा सा जो इशू आ रहा था, तो उसके लिए एक नया रीलॉन्च हम लोग ऐप को करने वाले हैं। उसमें सारी चीज़ें सेम उसी तरह से जो प्रीवियस ऐप था उसी तरह से मिलेगी, कुछ चीज़ें इम्प्रूव भी की जाएगी इसमें। तो आप हमारे ग्रुप को हम ज्वाइन कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप हमारे जो चैनल्स हैं इस चैनल से जुड़िए। हर चैप्टर का पीडीएफ बना हुआ है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस चीज को देखिए। डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, पूछिए। उसके बाद क्या मेथड हम लोग एडॉप्ट करेंगे कि आपको चीजें समझ में आए, उस पर मिलकर काम करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।